आप सभी सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? कैमरा तो खोल लीजिए। हम्म। हम्म। तो कैसे हैं सब? बढ़िया। तो हम आज इस बारे में बात कर रहे थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनारियो। दुनिया में चल क्या रहा है एंड इन विच डायरेक्शन इट इज गोइंग। सो वी कैन पुल आउट सम नंबर्स। नंबर्स के टर्म्स में देख रहे हैं तो रुपी की वैल्यू इन कंपैरिजन टू डॉलर नीचे जा रही है। हम्म। और फिर हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ कंक्लूजन कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है, ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो क्या इसको थोड़ा सा एनालाइज करें? एंड आर प्रायोरिटी इज टू बी एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। हमारी प्रायोरिटी क्या है? बरकत में हमारी प्रायोरिटी क्या है? चीजों को बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकें, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी, और यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नथिंग इज गुड और बैड. From one side it is good, from another side it is bad. So let's see if it is what is happening. So international market में let's see gold, है ना? If you can buy 100 gram gold in $1,000, if dollar is going up, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो कम डॉलर में आप उतना ग्राम गोल्ड खरीद पाएंगे ना? $900 में खरीद पाएंगे फिर तो। पर क्या डॉलर की वैल्यू इन कंपैरिजन टू गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है? क्या गोल्ड प्राइसेस नीचे जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में? नहीं जा रहे, है ना? जा ही नहीं रहे। इंडिया में आप देख लीजिए, क्या गोल्ड के दाम सडनली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे, बहुत नहीं बढ़ रहे, अभी नहीं, इस वक्त में नहीं बढ़ रहे। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट ही है वो। तो दोनों ही केस में डॉलर तो स्ट्रांग नहीं हो रहा। डॉलर स्ट्रांग हो ही नहीं रहा। फिर क्या चल रहा है? अच्छा, और भी कुछ देख लेते हैं। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा होता तो अमेरिका को इंपोर्ट पे इंपोर्ट पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो ज्यादा कुछ खरीद पाएंगे डॉलर से, है ना? तो ट्रम्प ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि 100% हम इस पे वो लगा देंगे? हाँ। तो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्योंकि कोई चीज एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर रही। तो ये कंक्लूजन लगा देना कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपी वीक हो रहा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, समझ नहीं आ रहा, है ना? तो थोड़ा फंडामेंटल्स में देखते हैं फिर, और आगे क्या होगा वो भी देखते हैं। थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं, थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। अगर डॉलर इतना स्ट्रांग हो रहा है तो इतने क्रिप्टो को क्यों लॉन्च कर रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट? और अमेरिका में क्रिप्टो क्यों लॉन्च हो रहा है? क्रिप्टो इज अ रिस्क टू डॉलर। क्रिप्टो हमेशा जो वहां की करेंसी होगी उस देश की, उसके लिए रिस्क होगा। तो गवर्नमेंट क्यों लॉन्च कर रही है क्रिप्टो? क्योंकि तो रिस्क हो गया फिर, है ना? क्रिप्टो रिस्क है, किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड करेंसी के लिए क्रिप्टो रिस्क है। तो बहुत सारे क्रिप्टो लॉन्च करती है। दूसरी बात, अगर डॉलर स्ट्रांग हुई तो बैंक क्यों बंद हो रहा है? वो हफ्ते में एक बैंक को खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम कहां पे चल रही है? तो इसको
थोड़ी स्टोरी से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी से समझते हैं। ठीक है ना? अब ये समझिए कि आपके 10 फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, और आप चाहते हैं वो सारे दोस्त जो है ना, आपने एक करेंसी क्रिएट की है, उसमें ट्रेडिंग करें ताकि आपके करेंसी की वैल्यू, आप जो नोट दें उसी में सब ट्रेड करें। आपस में भी उनकी अपनी अपनी करेंसी है, मगर वो क्या करेंगे? डॉलर को लेके चलते हैं, डॉलर में ही ट्रेड करें, अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करें, डॉलर को दूसरी करेंसी में करें। आपस में वो ज्यादा आपसदारी ना करें। तो आप क्या करोगे? अगर आप चाहते हो 10 दोस्त आपके आपस में ज्यादा घुले मिले नहीं, दोस्त ना बने, तो आप क्या करोगे? उनके बीच दुश्मनी क्रिएट करोगे ना। तो अगर उनके बीच दुश्मनी क्रिएट करोगे तो क्या होगा? आप उनको ये बोल पाओगे, ये दोनों, आप दोनों तो दुश्मन हो, पड़ोसी हो, दुश्मन हो, तो आपस में मत करो ज्यादा आपसदारी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। तो आप दोनों को हेल्प करने की कोशिश करोगे या कम से कम एक को करोगे? इसी तरीके से आप अपनी करेंसी चला सकते हो, और तो कोई तरीका नहीं है करेंसी चलाने का। तो कॉलोनाइजेशन के टाइम पे पाउंड को इसी तरीके से चलाया गया था। अब उनकी तो कॉलोनी थी, तो वो जो बोलेंगे, जो पावर पोजीशन में जो भी होता है, वो जो भी बोलता है वही करते हैं लोग। है ना? आप लोगों को बोला गया कि आप लोगों को नौकरी करनी है, कि ये डिग्री चाहिए, तो आप स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चे वो डिग्री लेने के लिए, क्योंकि किसी टाइम पे वो ब्रिटिशर ने बोला कि नौकरी करनी है तो डिग्री चाहिए। तो उनके उन्होंने स्कूल बनाए, फिर आप स्कूल में भेजे अपने बच्चे को, और वो डिग्री मिलती है तो वो जॉब दे देते हैं, पर फिर वो निकल गए, ब्रिटिशर निकल गए, वो कमजोर हो गए, तो फिर वो चले गए। लेकिन हमने वो सिस्टम अभी तक भी बनाया हुआ है। सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको ये डिग्री चाहिए। धीरे धीरे लोगों की आंखें खुलेंगी। आप भी अगर एक बिजनेसमैन हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो आप कैसे लोगों को रखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें काम करने की क्षमता? डिग्री से आपको क्या करना? जो काम कर सकेंगे, एक अच्छा स्किल होगा जिनके पास वो पर्टिकुलर काम करने का, आप उसी को रखोगे ना अपने पास में। डिग्री वाले के पास में तो स्किल विल कुछ होता नहीं है। तो थोड़ा टाइम तक तो ये चला, मगर आप देखेंगे अगले 10 साल में ये क्रैश हो जाएगा, पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है क्रैश हो जाएगा। मगर पाउंड को तो कॉलोनी बना के चलाया गया था। अब वो पाउंड की वैल्यू जैसे ही खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो अमेरिका में वही लोग गए हुए थे सारे के सारे, अमेरिका में कोई अमेरिकन तो है नहीं। उन्होंने पाउंड का सारा पावर अपने पास में एक डॉलर के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। तो उन्होंने पाउंड को खत्म कर दिया, डॉलर को ऊपर बढ़ा दिया। अब दूसरी तरीके की दुनिया आ गई। अब डॉलर में करवाना है तो आपको दुश्मनी करवानी पड़ेगी। है ना? एक तो आपकी सेना स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरी दुश्मनी, आप दादा होने चाहिए ना। आपको कागज का टुकड़ा अगर चलाना है अपनी गली में, तो आप क्या, कैसे परचून की दुकान में दोगे, किसी ग्रोसरी स्टोर में कागज का टुकड़े में लिख के दो दोगे, वो चलाएगा? बोलेगा नहीं, पैसे चाहिए, गोल्ड दो, कुछ तो दो, इसके वैल्यू दो। नहीं, आपको पर्ची चलानी, तो आपको गुंडा बनना पड़ेगा। आपके पास में हथियार है, उसको मालूम है कि इसकी बात नहीं मानेंगे तो मार देगा। तो अमेरिका ने वही काम किया। 1971 में उन्होंने डॉलर की वैल्यू को खत्म कर दिया, यानी फियाट करेंसी बना दी, यानी उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड जो था पहले, डॉलर को कितना डॉलर छाप सकते हो, जितना गोल्ड होगा, वो खत्म कर दिया। निक्सन ने, जो उनका प्रेसिडेंट था, उसने 1971 में डॉलर को फियाट बना दिया कि हम जितना चाहेंगे उतना छाप लेंगे। तो दुनिया उस डॉलर को क्यों चला रही थी? क्योंकि अमेरिका का की बंदूक सबके कनपट्टी पर रखी हुई थी। तो वो जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे लोगों को होश आना शुरू हुआ। उन्होंने हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, दुश्मनी बनाई ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। हाँ, जब, हाँ, क्या, चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के देशों को, और ईरान और बाकी लोगों को वहां पे। है ना? अभी देखो, रशिया के आसपास में उन्होंने दुश्मन हर जगह क्रिएट कर दिए ताकि डॉलर चलता रहे। डॉलर
डोमिनेंट दुनिया इसलिए थी क्योंकि सबके कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई थी अमेरिका की। मगर जैसे जैसे लोगों को समझ आना शुरू होता है ना, वो कहते हैं ये हम करें क्यों, क्योंकि आपके पास भी अगर थोड़ा बहुत ताकत आ गई तो आप अपना छोटा मोटा काम नहीं करोगे ना, मजदूरी तो नहीं करोगे, आप उसके लिए नौकर रख लेंगे ना। तो अमेरिका ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नौकर रख लेते हैं, चाइना। उन्होंने चाइना को अपना नौकर रख लिया। ठीक है ना, सारा मैन्युफैक्चरिंग वहां शिफ्ट कर दिया। ये बात अलग है कि अब चाइना चोरी में बड़ा उत्साह है, वो चोरी करने लग जाता है टेक्नोलॉजी। मगर आपको क्या मालूम, चाइना को भी होश आ गया है। चाइना क्यों नहीं लड़ रहा हमारे साथ में? पहली बात तो उसके में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे ही उसने अपनाया, चाइना बूढ़ा हो गया। ठीक है, लोग ही नहीं है लड़ने के लिए। और दूसरा, क्योंकि वो सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, और हमेशा एक ही इंसान अगर रूल करने की कोशिश करेगा ना, या एक ही पार्टी, तो उसमें खूब करप्शन होगा। वो किसी को आने ही नहीं देंगे। ऐसे मान के चलो कि आप रूल कर रहे हैं कहीं पे, कितना ही बुद्धिमान इंसान आपके सामने हो, आप उसको यूज करेंगे मगर गद्दी पे नहीं बैठने दोगे। है ना? आप अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को गद्दी पे बैठाओगे ना, दूसरे को आने ही नहीं दोगे, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो। अभी यूएसए में भी आप यही देखोगे। भारतीय मूल के निवासी जितने हैं ना, एनआरआईज, वो बहुत बुद्धिमान है, मगर उनको कभी भी गद्दी पे नहीं आने देंगे। उनको पंचिंग बैग की तरह यूज करेंगे। अब देखो, विवेक रामास्वामी को लात मार के निकाल दिया ना। अब वो बोल नहीं रहा बेचारा, क्या है ना, डिसेंसी में बात करेंगे, मगर अल्टीमेटली तो उसको निकाल दिया। तो क्योंकि रेसिज्म, रेसिज्म जो है ना, वेस्ट का फंडामेंटल है। आप उनका नेचर किसी को समझना है ना, तो व्यक्तित्व को समझना है, तो तब आपको समझ में आएगा। ट्रंप को फंड किसने किया? चर्च ऑफ इंग्लैंड ने फंड किया। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने फंड किया। आप क्या सोचते हो, अब तो रेसिज्म और ज्यादा बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जितने भी बाहर से गए ना, वो केवल व्हाइट्स को फेवर करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। ये आप देखते जाओगे। इंडियंस, इंडियंस को मारा भी जाएगा। बच्चे मर रहे हैं ना वहां पे एजुकेशन के लिए जो जा रहे हैं। तो ये आपको देखने को आगे चल के मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको नेचर समझ में आना चाहिए, तब जाके आप देखो क्या बोल रहा है सामने वाला, वो मत देखो उसके पीछे क्या इंटेंशन है, उसका किस तरीके का व्यक्तित्व है, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, यहां पे मैं दो चीज और भी बता देता हूं। अगर आपको यह बोला जाए कि एक महीने ही आपकी लाइफ बाकी है, तो आप क्या करेंगे? आप एक महीने तक जितना भोग हो सके करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे हर चीज को। आपके लिए एथिक्स, वैल्यूज कुछ मायने नहीं रखेगा। आप केवल अपने लिए जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि आप हमेशा ही हो, तो आप कभी भी किसी को बर्बाद नहीं, आपको बोला जाए ये घर है जिसमें आप वापस आओगे, तो आप घर को बर्बाद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए बस यही टाइम बाकी है, एक महीने का टाइम, इस घर को जितना यूज करना है कर लो, तो आप तोड़ फोड़ जो मर्जी करना चाहो करोगे ना। तो ये दो ही थॉट प्रोसेस है दुनिया में, इस बात को समझिए। एक थॉट प्रोसेस है आपके पास एक ही लाइफ है, और दूसरा थॉट प्रोसेस है जिसको हम सनातन थॉट प्रोसेस कहते हैं, क्या बार बार यहीं पे आओगे? इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हर चीज की इज्जत करनी। और वेस्ट का थॉट प्रोसेस हर चीज को इस्तेमाल करना, यूज करना। और ऊपर से अगर वो कमांडमेंट है, गॉड का कमांडमेंट है कि भाई आपको सुधारना है दुनिया को, तब तो आप अपनी मर्जी जो मर्जी चला लो। ये दो ही थॉट प्रोसेस है। और जितना पूरा वेस्ट जो है ना, वो पहले वाले थॉट प्रोसेस ही उसके जेनेटिक्स में है। तो अगर आप वो सोचते हो कि आपका वो भला करेंगे, नहीं नहीं, वो अपना ही भला करेंगे, आपका कर ही नहीं सकते। अब दूसरी बात,
ध्यान से सुनिए। समय बदलता है, समय के साथ में ऊर्जा की स्थिति बदलती है। अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा नीचे की ओर खिंचे, तो आप अपने, कहते हैं ना वो, टेंटिकल्स आप अपने फैलाएंगे ना, नीचे की ओर खींचेगा तो आपके अगर बहुत सारे टेंटिकल्स हैं तो आप उसको फैलाएंगे। तो ऐसा ही काम हुआ जब यूरोप ने अपने टेंटिकल्स पूरी दुनिया में फैलाए। मगर ऊर्जा अगर ऊपर उठेगी तो वो टेंटिकल्स फैले हुए आप इकट्ठा हो जाएंगे ना। तो ये ऊर्जा उठने का समय है, 2012 से ना ऊर्जा के उठने का समय है। तो सब कंसोलिडेशन होगा, यानी सब अपने एरिया पे रूल करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इसका मतलब, क्या यूनिपोलर वर्ल्ड मल्टीपोलर बनता जाएगा। आप इसे रोक नहीं सकते। फंडामेंटल बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी जड़ें ढूंढेंगे। मैं कौन हूं? अमेरिका बोलेगा पूरी दुनिया को छोड़ो, मेरे आसपास जो है वो लपेटता हूं मैं। कर रहा है ना वो, अपने आसपास लपेट रहा है ना। कह रहा है कनाडा को मेरा 51 स्टेट बन जा, ग्रीनलैंड मैं तुझे खरीद लेता हूं। गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या बन रहा है? गल्फ ऑफ अमेरिका बन रहा है। तो कह रहा है कि मेरा एरिया मेरे पास में रहे भैया, बाकी तुम जानो, दुनिया वाले जानो। तो ताइवान पे अगर चाइना अटैक करेगा तो आपको क्या लगता है, यूएसए इंटरवीन करेगा? नहीं करेगा। अगर कल को हमने सोच लिया पीओके लेना है, तो यूएसए अब इंटरवीन करेगा? नहीं करेगा। हमारे पास मौका आ गया। तो प्रभुत्व अपनी अपनी जगह का, सब इंडिया को अपना एरिया देखना है, चाइना को अपना एरिया देखना है, रशिया को अपना एरिया देखना है। अभी तो डील हो गई इनके बीच में, यूक्रेन तो गया रशिया के पास। है? इनके बीच में डील हो चुकी है। ग्रेटर इसराइल बनेगा, इसराइल पूरा का पूरा ये, इसराइल को छूट मिल जाएगी भाई, तेरे को जो करना है ईरान के साथ में कर लो। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनने वाला। सारे एरियाज अपनी जड़ें ढूंढेंगे। मिडल ईस्ट अपनी जड़ ढूंढने का, हम थे कौन। तो वहां पे देवियां निकल रही है, 3 देवियां निकल रही है। वहां पे हिंदू मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रवंशी रूट देख रहे हो। ईरान क्या देखेगा? ईरान में एक टाइम पे काफी कम्युनिस्ट कंट्री थी, और वो, उनका ना क्रिश्चियनिटी का एक मेमोरी भी है। तो उधर जाने की सोचेंगे, है ना। अभी ईरान के रूलर को वहां पे लेके आएंगे। तो आप देखो, यूनिपोलर वर्ल्ड मल्टीपोलर बनता जाएगा। तो अब हमको अपने आप, अब वो राजा नहीं रहा, अब अमेरिका राजा नहीं रहेगा। अगले 5 साल में आप देख लोगे डॉलर क्रैश होगा। क्योंकि डॉलर की वैल्यू ना हवाबाजी है, इन्फ्लेटेड है। 35 ट्रिलियन से ज्यादा, 40 के आसपास पहुंच गया है, अमेरिका का डेट है। वैल्यू इन्फ्लेटेड है, यानी जो ये डेट है, इसका इंटरेस्ट अगर हम देखें ना, तो उनकी जो डिफेंस की स्पेंडिंग है, डिफेंस में जितना खर्चा करते हैं उससे ज्यादा है इसका इंटरेस्ट। यानी ये इकोनॉमी अब कुछ नहीं हो सकता इसका, ये बच ही नहीं सकती। इनको डॉलर को रीसेट करना ही पड़ेगा। ये कुछ भी बोले सामने से, सस्टेनेबल ही नहीं है इकोनॉमी। तो डॉलर रीसेट होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा। वरना वो भीख मांगेंगे, सड़कों पे लड़ाइयां शुरू हो जाएगी, एक दूसरे को मारकाट करेंगे वो, क्योंकि गन कल्चर तो वहां है ही, खाने को नहीं मिलेगा उनको। तो आप अगले 5 साल में क्या देखोगे? डॉलर धक 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 नीचे आएगा, और ये शुरू कर दिया, ट्रंप को करेगा। और देखो, आप कहते हैं ना, कई बातें हम कहते हैं डीप स्टेट। डीप स्टेट कौन होता है? डीप स्टेट को ट्रंप खत्म करेगा क्या? मतलब ही नहीं होता। जो रूलर्स होते हैं वही डीप स्टेट है। इनके बीच साठगांठ हो चुकी है। जितने पावर पोजीशन में है, जितने पैसे वाले लोग हैं अमेरिका में, सब सोरोस का आदमी तो उसका कैबिनेट में आ गया है, ट्रंप के। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये डीप स्टेट को हटाएगा, ये ट्रंप जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ में काम करेगा जो गलत चीजें करते हैं। पहली बात तो अमेरिका कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, या आपको लगता है? जो सरकार सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो कम्युनिस्ट है। और अमेरिका गवर्नमेंट सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है उसके पास में। और ये सब कटेंगे, सबसे पहले कौन कटेगा?
भारतीय कटेगा। गोरे को तो कॉरपोरेट उठा लेगा, और कॉरपोरेट में से जितने भी एनआरआईज हैं भारतीय, क्योंकि उनको खतरा किससे है? बुद्धिमान लोगों से ही तो खतरा है। किसी भी राजा को खतरा किससे होता है? बुद्धिमान इंसान से। सबसे पहले बुद्धिमान को मारेगा वो। तो अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इंडियंस का बहुत ज्यादा है, तो दे आर एट मैक्सिमम रिस्क। ब्लैक भी रिस्क में है, मगर ब्लैक इतना ज- कम रिस्क है उनको। जितने वहां पे ब्लैक्स हैं उनको कम रिस्क है। सबसे ज्यादा रिस्क क्यों है? जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये सबसे ज्यादा इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन का सबसे ज्यादा रिस्क किसके ऊपर है? भारतीयों के ऊपर, एनआरआई के ऊपर। और इसके बारे में अभी अभी डिसीजन लिया गया, आज या कल कल शायद डिसीजन लिया गया कि ट्रेडिंग, रूपी का ट्रेडिंग आसान कर रहे हैं कुछ देशों। यूएई के साथ में आसान कर दिया, आ, इसके साथ में क्या कहते हैं, मालदीव के साथ में कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि एनआरआई अपने रुपी में वहां की करेंसी वहां पे पार्क करें अपने पैसे को, आसानी हो सके। ठीक है ना? क्योंकि यूएसए में तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, भारतीयों की बहुत बुरी। तो वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। पहले भी बोला था, पहले भी बोला गया था, और मोदी ने अभी फिलहाल में भी बोला है, एनआरआईज को बोला है, अमेरिकन एनआरआईज को बोला है कि बहुत बुरी हालत हो जाएगी, थिंक अबाउट, एक पांव कम से कम भारत में रखो। तो सिचुएशन ये बहुत रीसेट होगा इस साल एंड तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, कुछ चीजें और, जब सब अपना ही देखेंगे तो क्या देखेंगे? कौन सी एरियाज हैं जहां अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना? तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आएगी डिफेंस में, क्योंकि हर एक अब अपनी रक्षा करेगा। अमेरिका सबकी रक्षा कर रहा था, ऐसा बोल रहा था वो, लेकिन वो तो वॉर करा रहा था दुनिया में। तो अब सब एरिया, सब जगह, जो जिसका जोन है वो अपनी रक्षा खुद करेगा, यानी खुद वो अपने हथियार बनाएगा। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां पे है? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कहां पे है? डिफेंस में। डिफेंस के रिसर्च में बहुत अपॉर्चुनिटी है, वेपन्स बनाने में, या उसमें किसी तरीके के टूल्स बनाने में। अब वेपन्स बनते हैं तो टूल्स बनते हैं, टूल बनाने में, वेपन्स ही देखा जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी आ जाता है। आपके सैटेलाइट्स ग्रोथ में ही काम आते हैं, वेपन्स के एरिया में काम आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो कोई बहुत बड़ी चीज है, नहीं नहीं, वहां पे रबर के वॉशर्स भी लगते हैं, वो भी बना सकता है कोई, है ना? तो डिफेंस एरिया या स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। भारत में अपॉर्चुनिटी, कुछ एरियाज जो बढ़ेंगे ना, वो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट बहुत बढ़ेगा। रशिया, रशिया सबसे रिच कंट्री वैसे भी है, उसके पास रिसोर्स बहुत है। ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया। चाइना थोड़ा रीसेट होगा, क्योंकि 40 साल के अंदर चाइना को पता चला कि हमने अमेरिका की मजदूरी की और कितना कमाया? $3 ट्रिलियन। और अमेरिका ने क्या किया? 3 साल की, 4 साल की, 3 साल की जो ये कोविड आया था, कोविड में 13-14 ट्रिलियन डॉलर छाप दिए। तब चाइना को होश आया कि ये हमने क्या किया। हमने मजदूरी तो की इनकी, अपने यहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी भी अपना ली, मगर कमाया क्या? हमने तो कमाया नहीं कुछ भी। स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी, क्योंकि आप समझो, हमारे इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी है, मगर स्टॉक मार्केट में एक टाइम ऐसा था जो आईटी इंडस्ट्री रूल करती थी। सारा डॉलर का पावर जो है ना, आईटी को उठाने में गया। और हमारे देश में ऐसी कंपनियां हैं जो कि यूरोप और अमेरिका को सर्व करती हैं, आईटी, आईटी की सर्विसेज सर्व करती हैं, वो सारी क्रैश होने वाली है, क्योंकि उनकी खरीदने की औकात ही नहीं होगी हमारी सर्विस। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट मार्केट पे असर आएगा। दूसरी बात, डॉलर का ना, वो क्या कर रहे हैं, डॉलर का जो इन्फ्लेशन है ना, अभी डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ी हुई है?
क्योंकि डॉलर को क्रिप्टो में शिफ्ट करेंगे उसकी वैल्यू को, और उसके बाद क्रिप्टो को रेगुलेट कर देंगे। जो इन्फ्लेशन है डॉलर का वो कहां जाएगा, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होगा ताकि लोगों को ज्यादा, लोगों में मारधार ना हो। तो वो क्रिप्टो में शिफ्ट होगा और क्रिप्टो फिर रेगुलेट कर देगी अमेरिकन गवर्नमेंट, उसको क्रिप्टो नहीं रहने देगी। तो इस वजह से लोग जब डॉलर खूब क्रिप्टो की तरफ में ले जाएंगे या एक्सचेंज होगा तो ऐसा लगेगा डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी। पर वो इससे ना किसी दूसरी इकोनॉमी को कोई खास नुकसान, थोड़ा तो होगा मगर नुकसान इतना खास नहीं होगा। मगर वैल्यूएशन, एक्सचेंज वैल्यूएशन में आपको वैल्यू ऊपर जाते, अभी तो रुपये और गिरेगा, है ना। ये रिसर्च जब तक शुरू नहीं हुआ तब तक रुपये गिरेगा। ये 95 से भी आगे पीछे, थोड़ा आगे पीछे तक जाने का इसका चांसेस है ना। मगर आप समझो, आप अपने, हमारी खपत अपने देश में ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ठेस नहीं पहुंचने वाली। थोड़ा रीसेट होगा, जो दूसरे अमेरिकन और यूरोप को सर्व कर रहे हैं उसमें थोड़ा ठेस होगा। दूसरी चीज क्या होगी, सबसे जरूरी चीज क्या है, खाना पीना। और खाने पीना को बर्बाद कर दिया गया, डॉलर ने जो बढ़ाया ना, इसने फूड को नकली फूड बना दिया। तो सब असली फूड पे आएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक, नेचुरल फूड, फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी, क्योंकि हम खुद ही अपने मैन्युफैक्चरिंग करने के सोचेंगे, उसमें बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगा। जब भी हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे तो लॉजिस्टिक बढ़ेगा, लॉजिस्टिक में जा सकते हैं। हेल्थ का लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, ऑल्टरनेटिव हेल्थ का पूरा आयाम, पूरा पूरा का इकोसिस्टम खुलेगा। आयुर्वेद, नेचुरल, कोई और दूसरा ऑल्टरनेट थेरेपीज, ये सब बढ़ने ही वाला है, क्योंकि एलोपैथी डॉलर की वजह से एलोपैथिक रिसर्च किया गया, जो एक ही दिशा में था, अब वो खत्म हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो लोगों की आंखें खुलेंगी कि ये क्या किया हमारे साथ में, है ना। हमको केमिकल खिला के शरीर को म्यूटेंट बना दिया, बर्बाद कर दिया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड मल्टीपोलैरिटी की तरफ में जाएगा। ठीक है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, आप देखोगे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर खत्म होगा, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी आगे चल के। रीजनलिज्म बढ़ेगा, लोग आपस में ही ट्रेडिंग करने लग जाएंगे। डी डॉलराइजेशन, जो ट्रंप कह रहा है कि ब्रिक्स को मत करना, नहीं तो टैरिफ 100% लगाएंगे सबके ऊपर। डी डॉलराइज तो हो ही चुका है, भारतीय करेंसी डॉलर में नहीं है, सारा सारा का सारा मल्टी बास्केट करेंसी है। ठीक है ना, दिखाने के लिए उसकी वैल्यू हम डॉलर में बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे पीछे से हम लोग थोड़ा ना आराम से ऐसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के काम नहीं करते। चाणक्य नीति है ना, चुपचाप पीछे से काम करते हैं, है ना। तो जॉब का भी मॉडल धीरे धीरे करके एजुकेशन में बहुत चेंजेस आएंगे, तो एजुकेशन में बहुत अपॉर्चुनिटी है ना। खास करके जो करंट फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन है वो जैसे क्रैश होगा, चेंज होगा, तो बहुत सारे लोग चाहिए होंगे जो कि अलग तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, है ना। स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम या स्किल बेस्ड टीचिंग, इसमें बढ़ने बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। तो समय कैसा आ रहा है, सब अपनी तरफ में देख रहे हैं। इसका एक और निशानी बता देता हूं, आध्यात्म बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, वो आप देखेंगे। फैशन, हाँ फैशन, फैशन की बहुत अपॉर्चुनिटी है, खास करके भारतीय एरिया में, मिडिल ईस्ट में। लग्जरी जो है ना, लग्जरी आइटम्स या लग्जरी फैशन, इसकी अपॉर्चुनिटी अब हमें मिलेगी। तो आज अगर आप लग्जरी आइटम्स में जाते हैं तो आज से 5 साल के बाद, 7 साल के बाद राजा हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे। बट देन आपको वैल्यू देना पड़ेगा, है ना। लग्जरी में फिर आपको फैशन बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि हम अपने वीव्स को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। कपड़ों की दुनिया में नए नए तरीके के, जैसे हेम्प के प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सनातन, जो नुकसान ना करे। लोग धर्म, धर्म किसे कहते हैं,
जो चीजों को सस्टेनेबल बनाता है, नुकसान कम करता है किसी चीज का। तो पाश्चात्य पूरा जगत और पूरी दुनिया इसी तरफ में, सस्टेनेबिलिटी की तरफ में आएगी। इसी को हम सनातन भी कहते हैं, सनातन की तरफ में अट्रैक्ट होगी। विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, इफ वी कैन डू अ ग्रोथ, अगर हम ग्रोथ पाथ पे जा सके, तो वो तरीका क्या है? वो हमारे पास ऑलरेडी है, मगर उसको हम रिवाइव करना चाहिए। तो इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। नौकर बनना अब छोड़ना पड़ेगा हमें। अब ये देखना पड़ेगा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप मॉडल पे हम जाएंगे। ऑन्टरप्रेन्योरशिप मॉडल पे जाएंगे, क्योंकि सब अपना सोचेगा, किसी और के लिए काम करने का नहीं सोचेगा। क्योंकि ऊर्जा ऊपर उठ रही है ना, तो अपनी तरफ में लोगों का ध्यान ज्यादा रहेगा। तो ये बड़ा सिंपल है, इसको समझना। फंडामेंटली समझिए, सोच किसकी कैसी होती है ना? उस सोच से लोग क्या करते हैं, आपको किस चीज को सपोर्ट करना है। तो फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये बहुत आसान है समझना। देखिए, किसी और की बात आप माने वो एक अलग बात है, मगर अपनी बुद्धि से आप सोचेंगे, उसके बाद जो स्टेप ले वो ज्यादा अच्छा है ना। अपनी समझ को किसी और को डेलीगेट ना करें, खुद समझें, आपस में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज है ना। विजन को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो समझ आएगा। तो लेकिन आखिरकार, आखिर में बोलता हूं, काम करने की शक्ति, गारमेंट एक्सपोर्ट विल ग्रो, यस, गारमेंट एक्सपोर्ट विल ग्रो, इट इज ग्रोइंग। अभी तो एक क्राइसिस भी हुआ, उसकी वजह से हमारा ग्रो कर रहा है। बट क्या बांग्लादेश वाला क्राइसिस, कि पर बांग्लादेश को हमने क्यों दिया था ये बताओ? हमारा ही तो कॉटन जाता है, हमारी वीव वो जानते हैं, हमारे हिसाब से वो डिजाइन करते हैं। उनको इसलिए दिया था क्योंकि वहां लेबर बहुत सस्ती है। पर दैट कैन बी डन हेयर ऑल्सो, वो तो यहां भी किया जा सकता है। मेडिकल लाइन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट नॉट द जो करंट वाला है, एलोपैथी। एलोपैथी से लोग निकलने की कोशिश करें, है ना। सर्जरी लाइन में सपोर्टिव मेडिकल, क्या कहते हैं, इक्विपमेंट्स, है ना, उन सब में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इक्विपमेंट्स की बात करें तो चाइना भी बढ़ेगा, चाइना थोड़ा रीसेट होके आगे बढ़ेगा। वो हमारा दोस्त ही है, मान के चलो, चाइना हमारा भाई है, उसको हम ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बूढ़े हो गए ना लोग वहां पे, तो हमारे बच्चे देखेंगे उनके बूढ़ों को, ऐसे मान के चलो। चाइना बूढ़ा हो गया, तो चाइना की रखवाली कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? भाई हमें ही करना पड़ेगा, क्या करें। बट चाइना तो हमारा पड़ोसी है, हमारा दोस्त है, हमारा परिवार जैसा ही है। सब कुछ चाइना में हमारे इधर से ही तो गया था एक टाइम पे। तो वो, लेकिन रीसेट उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, और ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि इतनी जल्दी तो नहीं होगा। सो चाइना भी रीसेट करके फिर होश में आएगा वो। और अब लड़ाई बंद कर दी उसने हमसे, क्योंकि जितना भी हम आगे जाएंगे ना, आपस में जितने लड़ रहे हैं ना, ये सारे सारे लड़ना बंद करेंगे, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कि इसने हमको लड़ाया, लड़ा के अपना डॉलर चलाया। तो सबको समझ में आ जाएगा, जो असली इकोनॉमी है वो भाईचारे से होती है। वो लड़ाई वाली इकोनॉमी जो है ना, वॉर इकोनॉमी, ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती। सऊदी, यूएई, यस, दे विल सर्च देयर रूट्स। वो मिडिल ईस्ट, बहुत अपॉर्चुनिटी है मिडिल ईस्ट में, वहां पर भी सेटलमेंट होगा, वहां पर भी जो लड़ाई करके उन बेचारों को बर्बाद कर दिया, वो भी हटेंगे, अमेरिकन इन्फ्लुएंस से हटेंगे। और वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है, बल्कि वहां तो क्योंकि डॉलर और पेट्रो डॉलर चल रहा था, तो उन्होंने तो अपना अच्छा वैसे भी किया हुआ है। देर विल बी मोर अपॉर्चुनिटी मिडिल ईस्ट में, और ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। तो जो मतलब हाई एंड वाले प्रोडक्ट है ना, वो आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में ज्यादा। भारत में तो इतना नहीं, क्योंकि अभी इतनी डिमांड, धीरे धीरे बढ़ेगा, वहां पे और जल्दी बढ़े। हाँ, रशिया में अपॉर्चुनिटी है। तो लैंग्वेज भी आप देखोगे कि ये सब खत्म होगा। जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, जरूरी नहीं होगी, अब धीरे धीरे करके पता चलेगा उसका यूजफुलनेस खत्म हो जाएगा। हाँ, हमारे देश में थोड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेके अगर चेंज करें तो जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको साथ में लेके चलने का प्रॉब्लम यही होता है कि चेंजेस जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। हाँ, लास्ट वाली बात जो मैं कह रहा था, वो ये कह रहा था कि आप अपने को अगर एम्पावर नहीं करोगे ना,
तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप नहीं ले सकते। काम कहां से करते हैं? इस शरीर से, बुद्धि से। ये कहां है? ये यही तो है। आपका स्किल कहां है? वो यही तो है। कॉन्फिडेंस कहां है? वो यहां तो है। काम कहां करना है? सबसे पहले इस पे करना है। आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, काम करना, एनर्जी बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओगे वो? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बीमारियां कम करो। कैसे करेंगे वो इसको एम्पावर? तो मैं कहता हूं, पहली जरूरत क्या है? कुंभक। पहली जरूरत क्या है? कुंभक। कुंभक करो, अपना आईक्यू बढ़ाओ, ईक्यू बढ़ाओ, एसक्यू बढ़ाओ, अपना बॉडी का कैपेसिटी बढ़ाओ, एनर्जी लेवल्स बढ़ाओ, बीमारी को कम करो, अपने एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाइए। स्किल का मतलब यही होता। स्किल का मतलब किताब पढ़ना नहीं होता। उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, आप पढ़िए, बट उससे आपकी क्षमता नहीं बढ़ने वाली। तो सबसे पहले इस पे काम करिए, क्योंकि उससे आपके खुलेगी, दिमाग भी खुलेगा। उससे लगेगा कि अच्छा, क्या किस लाइन में जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। वो भी आपकी जरूरत के हिसाब से भी होगा, और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से भी होगा। अगर आपको किसी चीज की बहुत जरूरत है, आप कुछ भी करके वो कर जाओगे। आपकी कैपेसिटी हाई होगी तो आप कुछ भी करके आप सक्सेसफुल बन जाओगे। नहीं होगी, फिर तो कहानियां आदि, फिर तो दिमाग चलाना ही बनता, और तो इससे ज्यादा कुछ बनता नहीं। किसी ने कुछ बता दिया उसमें आ जाएंगे, किसी ने कुछ बता दिया उस तरफ चले जाएंगे। बट अपनी कैपेसिटी बढ़ाना है। अपनी कैपेसिटी बनाना ये बहुत जरूरी है। हाँ, अर्थशास्त्र के हिसाब से। बट व्हाट इज अर्थशास्त्र? है ना, अर्थशास्त्र को जिस तरीके से हमने ट्रांसलेट किया, दैट इज नॉट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका एक अगर मीनिंग मिलेगा आपको जीवन में, और मीनिंग के बहुत सारे आयाम हैं। उसमें सबसे पहला आयाम है आपको अपने परिवार, अपने कुल, अपने समाज, इसकी तरफ में जाना पड़ेगा। और उसकी तरफ में आपकी जिम्मेदारियां जो है वो आपको निभानी पड़ेगी। है ना, तो कुल, गोत्र, जो आपका समाज है। आजकल तो गलत वर्ड बन गया ना, जाति एक गलत वर्ड बना दिया, जो कि एक जाति एक यूरोपियन वर्ड है। कास्ट, कास्ट यूरोपियन वर्ड है, पर उसको जाति के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। जाति कास्ट नहीं होता। सब सारा एजुकेशन सिस्टम हमने उल्ट पुल्ट कर दिया है। उसको अगर सीधा नहीं करेंगे, तब तक ना तो हम अपनी वैल्यूज को समझ पाएंगे, ना ही हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ में जा पाएंगे। आज की सबसे बड़ी जरूरत है सस्टेनेबिलिटी, सनातन। ठीक है ना, तो जाति एक्चुअली क्वालिटी के साथ में एसोसिएटेड होता है। जाति ब्रीड नहीं होता, क्वालिटी होता है। ब्रीड भी कहेंगे तो आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देगा। जाति क्वालिटी होती है। हाँ, वी विल डिस्कस अबाउट इट। एक ही बार में बहुत ज्यादा करने पे टाइम ज्यादा हो जाता है। हफ्ते में यू कैन पुट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बरकत कम्युनिटी में डालिए, हम एक एक करके उसको थोड़ा और फंडामेंटली जानने की कोशिश करेंगे। कैसे एम्पावर करें ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। बट विल हैव टू ओपन अप। जो करंट नैरेटिव है, जो जिस तरीके से लोग बोले उसकी बजाय वी हैव टू सी। इसलिए दर्शन हमारे देश में ना सबसे बड़ी चीज है। दर्शन हमारे देश में सबसे बड़ी चीज है। यानी आप देख पाए, देन ओनली यू कैन एम्पावर योरसेल्फ। देंगे, क्यों नहीं युक्ता, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। हाँ, कुंभक प्रैक्टिस भी करवाएंगे। एवरी वीक विल कम। एवरी वीक विल कम एंड डिस्कस अबाउट वन टॉपिक। अभी हम थोड़ा सा करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसको आप देखो। और नेक्स्ट टाइम विल पिक अप अ टॉपिक। आप सजेस्ट कीजिए, विल पिक अप अ टॉपिक।
कुंभक। ओके, विल डिस्क्राइब कुंभक इन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी ये ज्यादा टाइम हो गया। अभी ज्यादा टाइम हो गया, हमने हाफ एन आवर रखा था, वो ज्यादा हो गया। रियल स्टेट इज सो हाई, विल अफोर्डिंग ओन हाउस बिकम मोर कॉस्टलियर। आप ऐसा सोचो ना कि जो टीयर 1 सिटीज है ना, मेट्रोपॉलिटन, इट इज ओवर क्राउडेड। तो नाउ यू थिंक अबाउट टीयर 2, टीयर 3, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां पे है। अफोर्डेबल होगा, अभी तो होगा, धीरे धीरे करके थोड़ा महंगा होगा ही होगा, आप वो रोक नहीं सकते। बट सबसे अपॉर्चुनिटी टीयर 2, टीयर 3 इस तरीके से आगे है। तो वहां पे अभी अफोर्डेबिलिटी है, बट यू ट्राई टू फोकस देयर, वहां पे फोकस करने की कोशिश करें। कनेक्टिविटी इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउ एडेज, है ना। तो आप, जरूरी नहीं है कि एक जगह इकट्ठा ही रहना है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ये सब चला जाएगा। और हेल्थ भी जैसे जैसे खराब होगी, विल स्प्रेड आउट, हम लोग स्प्रेड आउट करेंगे। तो देर आर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज इन टीयर 2, टीयर 3। उस तरफ में ज्यादा जाने की भी सोचिए, अच्छी जगह पे बसने की सोचिए ना, है ना। मगर मेट्रोपॉलिटन में इट इज लाइक अनअफोर्डेबल, बट ये कोई वैल्यू भी नहीं है उसके अंदर, अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो, है ना, कोई बहुत वैल्यू नहीं। यू सजेस्ट बरकत कम्युनिटी में, आप सजेस्ट कीजिए किस क्वेश्चन पे, किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। कुंभक पे एक दिन ले लेंगे, हम बताएंगे। एंड आई विल टीच यू वन मेथड ऑल्सो। तो आ, आप सजेस्ट करें कुंभक कम्युनिटी में, जिस जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे, हम उस पर आगे चलेंगे। ठीक है। आप सभी का बहुत शुभ हो, खूब पुण्य मिले आप लोगों को, खूब बरकत हो आपकी लाइफ में, ऐसी हमारी शुभकामना। हम्म।